हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एजू हब पर। आज अपन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था वैसे। और अपना एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था वो था नीति आयोग। नीति आयोग आज अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अपन ने पहले पढ़ लिया था कि आर्थिक नियोजन जो है वो कहते कैसे हैं, उसके उद्देश्य, उसके महत्व, उसके अलावा अपनी जो ऐतिहासिक परिदृश्य है आर्थिक नियोजन का वो पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अपन ने 2 लेक्चर में देख ली थी। अभी लास्ट अपन नीति आयोग जो है वो देखते हैं। योजना आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी अपने पहले लेक्चर में देख लिया था। तो जो नीति आयोग है उसको सबसे पहले तो यह है कि इसका पूरा नाम क्या है। इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की। तो जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये तो इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की। उसके बाद में दूसरी बात यह है कि इसका पूरा नाम ये सॉरी स्थापना कब हुई नीति आयोग की। नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुई थी? तो अपन ने पहले पढ़ा था कि पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में योजना आयोग को अगस्त 2014 में डिसमिस कर दिया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। जब भी मतलब मोदी सरकार जब पहले टेन्योर में जीत करके आई थी उस टाइम पे मोदी सरकार ने अगस्त 2014 में जो है वो योजना आयोग को डिसमिस कर दिया था और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया नीति आयोग का। नीति आयोग जो है उसका गठन एक कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा। कैबिनेट प्रस्ताव का मतलब है कि ना तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ना तो ये एक, इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ये एक संवैधानिक निकाय है, दूसरी बात ना ही ये एक वैधानिक निकाय है। अब वैधानिक और संवैधानिक क्यों नहीं है मैं ये बता देता हूँ। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है नीति आयोग का, इसलिए संवैधानिक निकाय नहीं है। विधान के द्वारा यानी संसद में एक जो बिल ला करके और ये नीति आयोग का गठन नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये वैधानिक आयोग ही नहीं है। तो विधान के द्वारा भी इसका गठन नहीं किया गया इसलिए वैधानिक आयोग नहीं है, और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है इसके लिए संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका मतलब ये कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा गठन किया गया इसका 1 जनवरी 2015 को। तीसरी जो चीज है सबसे इंपोर्टेंट वो ये है कि ये आपका एक थिंक टैंक है। इसका अन्य नाम जो है वो क्या है? एक थिंक टैंक है। एक ऐसा थिंक टैंक, नीति आयोग जो है उसका दूसरा नाम है थिंक टैंक। मतलब ये जो सरकार है केंद्र सरकार उसको नीति निर्माण के दौरान जो है वो सहायता करता है कि जब केंद्र सरकार नीति बनाती है, पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करती है, तो जो निदेशक ये उन नीतिगत जो इनपुट है वो ये थिंक टैंक जो देने का काम करता है। नीति आयोग जो है वो नीतियों से संबंधित कुछ सुझाव देता है सरकार को। तो आपने जो है वो पहले पढ़ा है कि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। तो योजना आयोग के डिसमिस होने के साथ में ही पंचवर्षीय योजनाएं तो समाप्त हो गई। उसके बाद में जो नीति आयोग है आपका वो कौन सी योजनाएं बनाता है? तो नीति आयोग 3 प्रकार की योजनाएं बनाता है। एक आपकी 15 वर्षीय योजनाएं, एक आपकी 7 वर्षीय योजनाएं और एक आपकी 3 वर्षीय योजनाएं। तो ये जो 15 वर्षीय योजनाएं होती हैं इनको विजन डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विजन डॉक्यूमेंट के नाम से नीति आयोग की कौन सी योजनाओं को जाना जाता है, तो 15 वर्ष की जो योजनाएं होती हैं उनको विजन डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और इसको एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, और जो कि नीतिगत और निदेशकीय जो इनपुट जो है वो सरकार को देता है। उसके बाद में अपन ये पढ़ते हैं कि नीति आयोग का जो एक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी संरचना क्या है।
जो नीति आयोग है आपका, उसकी जो संरचना है उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक तो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के एक अध्यक्ष होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके अपन शासकीय परिषद बोलते हैं, शासकीय परिषद। इसको अपन गवर्निंग काउंसिल भी बोलते हैं। तीसरी चीज आपकी कि एक रीजनल काउंसिल होती है जिसे अपन क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं। और चौथी चीज जो है वो है कि आपके जो इसका संस्थागत ढांचा होता है, और जो पांचवी चीज है वो है विशेषज्ञ समिति। अपन एक एक करके यहीं पे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला है अध्यक्ष। तो नीति आयोग के, जैसा कि आपको पता है कि इसके पदेन अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अध्यक्ष है मोदी जी। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे होगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। स्वयं वैसे ही जैसे अपन ने योजना आयोग में पढ़ा था कि जो व्यक्ति योजना आयोग के पद पे होगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग की जो शासकीय परिषद है उसमें कौन कौन होते हैं, तो शासकीय परिषद है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, मतलब जो पूरे नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा इसमें जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम होते हैं। उसके अलावा जितनी यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, उनके यूटी के सीएम होते हैं। और जो बाकी यूटी होती हैं, जो अदर यूटी होती हैं जिनके अंदर विधानसभा नहीं होती है, जिनमें सीएम नहीं होते हैं, वहां के प्रशासक होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है। तो शासकीय परिषद में एक तो जितने भी स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनके हो गए सीएम। ऐसी यूटी जिनमें विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और आपके दिल्ली, तो इनके हो गए सीएम। और ऐसी यूटी जिनके जिनके अंदर विधानसभा नहीं है, जहां सीएम नहीं है, वहां के प्रशासक होंगे। ये तो शासकीय परिषद हो गई, गवर्निंग काउंसिल हो गई। एक होती है क्षेत्रीय परिषद। ये क्षेत्रीय परिषद बेसिकली होती किस चीज के लिए है, क्षेत्रीय परिषद होती है कि मान लो कि जैसे कुछ मतलब राज्य, जैसे राजस्थान है, राजस्थान को टच करती हुई बॉर्डर हरियाणा की, मान लो एमपी है, तो राजस्थान और एमपी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, राजस्थान यूपी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इसको समाधान के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए रीजनल काउंसिल बनाई गई है। भाई दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई अगर कोई भी मतलब बहस होती है, या मान लो कि कोई भी मुद्दा है जिसको हल करना है, उसका समाधान करना है, तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल बनाई गई है। तो रीजनल काउंसिल जो है, इसके तो सबसे पहली चीज तो आपको रीजनल काउंसिल के बारे में एक ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टेट हैं उनके तो सीएम होंगे, और जो आपके आपके यूटी हैं बाकी, तो यूटी के होंगे एलजी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके। ठीक है, ये होंगे। तो अध्यक्ष, शासकीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद अपन ने देख ली। उसके बाद में संस्थागत ढांचा अपन देखेंगे, उससे पहले अपन विशेषज्ञ समिति देख लेते हैं। विशेषज्ञ जो समिति होती है उसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामित किए जाते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ये कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट जो होते हैं मतलब किसी पॉलिसी फॉर्मेशन के स्पेशलिस्ट हो गए, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्पेशलिस्ट हो गए जिसमें पॉलिसी बनानी है। जैसे एजुकेशन की अगर पॉलिसी बनानी है तो एजुकेशन सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो विषय जो हैं वो इसमें नामित किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये अपन ने चार चीजें तो पढ़ ली। एक जो संस्थागत ढांचा है उसको अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इसी तरह से ड्राफ्ट बना करके एक बार संस्थागत ढांचे को पढ़ते हैं। तो अपन ने ये चार चीजें पढ़ ली, एक बार आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
अपन बात करते हैं नीति आयोग के संस्थागत ढांचे की। एक बार थोड़ा मार्कर चेंज करो। इस संस्थागत ढांचे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि अध्यक्ष कौन होते हैं। दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे कि उपाध्यक्ष कौन होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो अपन देखेंगे कि इसमें पूर्णकालिक सदस्य कौन होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य। चौथा पॉइंट है आपका कि अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं। और पांचवा पॉइंट जो है वो है पदेन सदस्य कौन होते हैं। छठवां जो पॉइंट है वो है मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि नीति आयोग जो है उसके संस्थागत ढांचे के तहत में आपके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन, प्रधानमंत्री जी। अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो एक चीज यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनको नामित किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामित किया जाता है एक व्यक्ति। जो आपके पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा उपाध्यक्ष को नामित किया जाएगा। तो उपाध्यक्ष नामित किए जाते हैं और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री। अब ये कैबिनेट मंत्री होते नहीं है, जरूरी नहीं कि कैबिनेट मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर का इनको दर्जा प्राप्त होता है। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में डॉक्टर सुमन के बेरी जो हैं, सुमन के बेरी जो हैं वो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद कुमार परगड़िया जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं नीति आयोग के, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो कुल 4 सदस्य होते हैं आपके, सॉरी 5। नीति आयोग के 5 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। दूसरी चीज, इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है। और जो सबसे फाइनल चीज की, अभी हाल ही में एक करंट अफेयर से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो नवंबर 2022 में एक डॉक्टर अरविंद विरमानी हैं, उनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वैसे कुल 5 सदस्य होते हैं, अभी फिलहाल 4 सदस्य हैं पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। एक अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ये या तो आपके विश्वविद्यालयों से, या फिर आपके शोध संस्थान, तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, शोध संस्थान जो होते हैं वहां से नामित किए जाते हैं रोटेशन के बेस पे, कि एक बार विश्वविद्यालयों से कर दिए, एक बार जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट से कर दिए। तो ऐसे 2-2 व्यक्ति अंशकालिक सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें नीति आयोग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी मनोनयन होते हैं, नॉमिनेशन होते हैं, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अंशकालिक सदस्य जो है किनके द्वारा नामित किए जाते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास में राष्ट्रपति जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो अगर गृह मंत्री जी के द्वारा कुछ भी, तो उसमें अपने को चूज कौन सा करना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है अंशकालिक सदस्यों की नियुक्तियां की जाती हैं। पूर्णकालिक सदस्य भी और आपके उपाध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके अलावा आपकी बात करें पदेन सदस्य, तो जो पदेन सदस्य होते हैं वो कुल 4 होते हैं, कुल 4 पदेन सदस्य होते हैं। ये पदेन सदस्य कौन होंगे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद में केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री जी की मंत्रिपरिषद के अंदर जो 4 मंत्री जो होंगे, टोटल जो मंत्री होंगे उनमें से 4 मंत्री जो है वो पदेन सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे, 4 मंत्री। फिर बात करें अपन मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो ये जो भारत सरकार के जो सचिव हैं उसके समकक्ष एक अधिकारी को नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष।
भारत सरकार के सचिव के समकक्ष। और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तो बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में जो है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नामित है। तो अभी तक अपन ने ये संस्थागत ढांचा पढ़ लिया कि नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य और मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अब अपन पढ़ते हैं कि नीति आयोग जो है उसको कितनी ब्रांच होती है। कितनी शाखाएं होती नीति आयोग में जो नीति निर्माण का कार्य करती हैं, या फिर कौन कौन सी शाखाएं होती हैं जो नीति निर्माण में सरकार को सहयोग देती हैं। अब आपका आता है कि कितनी शाखाएं हैं। तो नीति आयोग में कुल 3 शाखाएं होती हैं। जो पहली शाखा है उसको अपन बोलते हैं शोध शाखा, रिसर्च ब्रांच। दूसरी होती है आपकी परामर्शदात्री शाखा, और तीसरी होती है आपकी टीम इंडिया शाखा। टीम इंडिया ब्रांच। आपकी जो शोध शाखा होती है उसका काम होता है रिसर्च करना। विशेषज्ञ होते हैं इसमें कुछ, वो विशेषज्ञ जो है वो जो स्पेशलिस्ट हैं वो केवल और केवल रिसर्च करने का काम करते हैं। जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों के ऊपर रिसर्च करने का काम करते हैं रिसर्च शाखा के अंदर जो भी विशेषज्ञ होते हैं। परामर्शदात्री शाखा के अंदर जो एडवाइजरी ब्रांच होती है उसके अंदर जो विशेषज्ञ होते हैं वो केंद्र और राज्य सरकार को एडवाइस करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार जब भी कोई नीतियां बनाती है तो उसमें एडवाइस करेंगे परामर्शदात्री शाखा के जो विशेषज्ञ हैं वो। और जो टीम इंडिया शाखा है उसमें एक तो आपके जितने भी मंत्रालय हैं उनके प्रतिनिधि, और एक आपके जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, यूटी हैं, उनके प्रतिनिधि जो है इस टीम इंडिया शाखा के अंदर होते हैं। टीम इंडिया शाखा जो है वो एक प्रकार से सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है। आपकी जो नीति आयोग है वो बेसिकली जो जटिल चुनौतियां हैं देश के सामने उनका सामना करने के लिए बनाया गया था। और इसमें एक चीज ये है कि सहकारी संघवाद और सुशासन के ऊपर जो है ये नीति आयोग कार्य करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर बेस्ड ये काम करता है। तो अपन ने अभी तक ये देख लिया कि नीति आयोग की 3 शाखाएं होती हैं। शोध शाखा होती है जिसके जो विशेषज्ञ हैं वो केवल रिसर्च करने का काम करते हैं कि जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों को बनाने से पहले रिसर्च करने का काम। एक जो परामर्शदात्री शाखा है उसके जो विशेषज्ञ हैं वो केंद्र और राज्यों को नीतियों के निर्माण में जो है वो सहयोग देते हैं या परामर्श देते हैं। और जो टीम इंडिया शाखा है उसके टीम इंडिया शाखा के जितने भी जो आपके टीम इंडिया शाखा में कौन होंगे कि एक तो जितने मंत्रालय हैं उनके प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि टीम इंडिया शाखा के अंदर होंगे। और सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण टीम इंडिया शाखा के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो नीति आयोग है उसके सिद्धांत कौन से हैं, कौन कौन से सिद्धांतों के ऊपर नीति आयोग का जो है वो गठन किया गया है। आयोग में जो अपना मार्गदर्शक सिद्धांत है, नीति आयोग में अपन बात करेंगे मार्गदर्शक सिद्धांतों की। इसमें सबसे पहले अपन बात करें नीति आयोग में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, भाई नीति आयोग किन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है वो यह है कि जो गरीब लोग हैं भारत के, जो गरीब और जो हाशियाकृत लोग हैं उनका सेवा और उत्थान करना। पहला सिद्धांत तो ये हो गया कि भारत के गरीब और हाशियाकृत लोगों की सेवा और उत्थान करना। दूसरा सिद्धांत ये हो गया कि गरीब और जो हाशियाकृत लोग हैं भारत के उनको सशक्त बनाना। जो तीसरा सिद्धांत है
वो है कि गरीब और हाशियाकृत लोगों को विकास प्रक्रिया से जोड़ना। एक चीज, चौथी चीज है वो है कि आपके जो सुशासन है, सुशासन स्थापित करना या शासन को सुशासन में बदलना। और पांचवी चीज है कि जो शासन है उसको जनचालित बनाकर या नागरिकों को जो है वो जागरूक बनाकर, नागरिकों को जागरूक बनाकर उस सुशासन की भावना स्थापित करना या सुशासन को बढ़ावा देना। और जो छठवीं चीज है वो है कि जो विकास अपन कर रहे हैं, जो नियोजन या जो विकास या जो प्लानिंग या जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो धारणीय हो या सतत हो। जो नियोजन और जो विकास हो वो सतत है या धारणीय हो। सतत या धारणीय का मतलब यह है कि अपन जो प्लानिंग और डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस हिसाब से करें कि अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए अपन को छोड़कर जाएं। ऐसा नहीं है कि अपन जो जितने भी रिसोर्सेज हैं अपन ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज, जितने संसाधन अपने हमारे पास उपलब्ध हैं उनका सभी का यूटिलाइजेशन अब अभी कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन क्या छोड़ के जाएंगे। तो एक सतत या धारणीय जो है वो विकास या आपके जो नियोजन है वो सतत या धारणीय नियोजन हो। एक चीज है कि नागरिकों को जागरूक बनाकर के सुशासन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग कार्य करता है। नीति आयोग का जो मेन जो मकसद है वो यह है कि गुड गवर्नेंस स्थापित करना और जटिल चुनौतियों का सामना करवाना। भाई गुड गवर्नेंस और जटिल चुनौतियों का सामना करना नीति आयोग। भारत का जो मानव संसाधन है, जो भारतीय जन है, या ऐसे कह सकते हो जो भारत का जो मानव संसाधन है उसको और ज्यादा सशक्त बनाना या उसको शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से जो है सशक्त बनाना या उसमें सुधार करना। शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से उसमें सुधार करना कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितना भी जो यूथ है उसको अच्छे से एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए और उसमें स्किल डेवलपमेंट की जाए ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतर हो। तो इस हिसाब से अपन ने ये देखा कि नीति आयोग जो है उसका जो पहला जो प्रमुख सिद्धांत है, कुल कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है नीति आयोग के? 7 प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत है। उसमें पहला है कि जो भारत के जो गरीब और हाशियाकृत लोग हैं तो उनको सेवा और उत्थान करना, उनको सशक्त बनाना और उनको विकास प्रक्रिया से जोड़ना। उसके अलावा सुशासन करना, सुशासन स्थापित करना, नागरिकों को जागरूक बनाकर के सुशासन को बढ़ावा देना, नियोजन और विकास में सतत और धारणीयता से नियोजन और विकास करना और भारतीय जन जो है उसको शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से जो है वो जागरूक करना। ये सारी, या उसमें सुधार करना, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। नीति आयोग के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। अभी तक अपना आर्थिक नियोजन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप जो है इसको लाइक करना और बाकी अपने जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, क्योंकि नीति आयोग को मुझे लगता है कि किसी एग्जाम में आता नहीं, सभी एग्जाम में आता है, तो आप उनको शेयर करना। और थैंक यू सो मच, आपने इतने इत्मीनान से ये लेक्चर देखा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।